आदाब, इंडिया टुमारो में आपका स्वागत है। मैं मसीहुल जमान अंसारी। आज चर्चा में हमारे साथ ख़ास मेहमान हैं डॉक्टर कफील ख़ान। आपका स्वागत है इंडिया टुमारो में सर। डॉक्टर कफील ख़ान का नाम पिछले 4 साल से चर्चा में है। वजह है कि उत्तर प्रदेश के शहर गोरखपुर में, जो योगी आदित्यनाथ जी का भी शहर है, 2017 में वहाँ के BRD मेडिकल कॉलेज में गैस की कमी की वजह से 63 बच्चों की मौत का मामला सामने आया था। उसी मामले में ये बात भी सामने आई थी मीडिया के द्वारा, मीडिया के ज़रिए, कि एक मसीहा बहुत सारे बच्चों की जान बचाया गैस का इंतज़ाम करते हुए। लेकिन एक हफ़्ते के अंदर पूरी पटकथा बदल गई, पूरी कहानी चेंज हो गई और जो इसको मसीहा मीडिया बता रहा था, 4-5 दिनों के अंदर अचानक वो खलनायक साबित हो गया। बहुत सारे आरोप लगा के उनको जेल में बंद कर दिया गया। उसके बाद पिछले 4 सालों के अंदर कई सारे मामले इनके सामने आए, जिस पर भी चर्चा हम करेंगे। अभी हाल में जो मामला आया है वो ये कि जो सस्पेंड चल रहे थे 4 साल से डॉक्टर कफील, कल इनके फेसबुक और ट्विटर अकाउंट से हमें मालूम चला कि इनको टर्मिनेट कर दिया गया है। हम उसका भी कारण आपसे जानेंगे। आपका स्वागत है सर इंडिया टुमारो में। आप ज़रा विस्तार से बताएंगे कि 2017 में जब मामला आया, आप मसीहा बताए गए, फिर अचानक खलनायक साबित कर दिए गए, लंबी जेल, उसके बाद कई सारे मामले आपके ऊपर, फिर ये जो सस्पेंशन का मामला चल रहा था, क्लीन चिट आपको दी गई, लेकिन फिर ये टर्मिनेट करने का जो मामला आया, क्या उसका पीछे कारण है? अब कारण तो मैं खुद नहीं बता सकता, शायद योगी जी ही कारण बताएंगे। 6 अगस्त 2021 को इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि ये सेकेंड इंक्वायरी को वापस ले रहे हैं, जो कि स्टार्ट हुई थी फर्स्ट इंक्वायरी के क्लीन चिट मिलने के बाद, जिसमें कहा गया था कि कोई मेडिकल नेग्लिजेंस और करप्शन नहीं किया है। अचानक से ही 10 तारीख को मेरी डेट थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उन्होंने वहाँ पे पेपर प्रेजेंट नहीं किया कोर्ट के सामने और अगली डेट 7 दिसंबर की लगी हुई है। 10 तारीख की शाम को मीडिया में जो है इन्फॉर्मेशन ली, जैसे आप कह रहे हैं कि आपको मेरे ट्विटर अकाउंट से पता चला, मुझे भी मीडिया का जब फ़ोन आया तब पता चला कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया है। कारण मुझे नहीं पता है, क्योंकि फॉर्मल लेटर अभी मुझे नहीं मिला है और इंशाल्लाह जैसे फॉर्मल लेटर मिलता है मैं कोर्ट का दरवाज़ा फिर से खटखटाऊँगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा। बहुत सारी विभागीय जांच जो हुई, 2 जांच जैसा कि आपने बताया था, तो उसमें आपको क्लीन चिट मिल गई थी। 2 जांच नहीं, ये 10वीं जांच में मतलब बिठा चुके हैं और सब में लगभग क्लीन चिट मिली है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जांच जो सबसे पहले 12 अगस्त को जमा की गई थी, उसमें भी क्लीन चिट मिली थी। कमिश्नर की है, SGPGI लखनऊ की रिपोर्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम की रिपोर्ट है, बाल आयोग की टीम की रिपोर्ट है। तो ये सारी रिपोर्ट्स में मुझे क्लीन चिट मिली हुई है। स्पेशली द प्रिंसिपल सेक्रेटरी की रिपोर्ट में तो क्लियरली लिखा हुआ है कि इन्होंने उन 54 घंटों में अपने पैसों से 500 सिलेंडर के करीब का इंतज़ाम करके हर जान बचाने की कोशिश की थी। तो आपको ये बता दूं, मैं BRD मेडिकल कॉलेज में मैंने 8 अगस्त 2016 को ज्वाइन किया है। मैं सबसे जूनियर डॉक्टर था, जूनियर मोस्ट कंसल्टेंट, और मेरे मेडिकल कॉलेज में आप तो गए हुए हैं, 168 डॉक्टर हैं, 2000 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं। अब आप सोचिए, इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज जिसमें ऑक्सीजन बंद होती है और ये वार्ड है जहाँ पे ये सप्लाई होती है, टैंक है, तो 168 डॉक्टर, 2000 एम्प्लॉय में से सिर्फ एक भली का बकरा खोजा गया और कहानी ख़त्म हो रही है। 8 लोग हमारे साथ जेल गए थे, सस्पेंड हुए थे, जिसमें से 7 लोगों को नौकरी मिल गई। प्रिंसिपल साहब रिटायर्ड भी हो गए, बाकी लोगों को भी अपने अपने अहदे पे मिल गया है, पर मुझे ही जो है क्यों? क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है, अगर आप क्वेश्चन पूछें क्यों आपके साथ हो रहा है, तो उसका आंसर मुझे लगता है इन 2 लेटर्स में है। ये लेटर लिखा गया है 6 अप्रैल 2017 को पुष्पा सेल के द्वारा, और देखिए किसको लिखा है, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को, कि मेरा जो पेमेंट ड्यू है उसे मुझे दे दो। ये 9 तारीख का लेटर है, जिसको पुष्पा सेल ने कहा है कि मैंने खुद हैंडओवर किया है हेल्थ मिनिस्टर को, और कहा है कि 68 लाख रुपया अगर पेमेंट नहीं हुआ तो 24 घंटे में जो है वो ऑक्सीजन नहीं चलेगी। तो किसी ने भी नहीं उसका संज्ञान लिया, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो चार्जशीट में है उसमें ये दिया है एफिडेविट पुष्पा सेल ने कि उससे 10% कमीशन मांगा जा रहा था। तो ये करप्शन का खेल है। 63 बच्चे मर गए, 18 एडल्ट मर गए, किसने मारा, कौन जिम्मेदार है, ये जो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ शायद ये उनको खटकता है। तो आपको आरोपी क्यों बनाया गया? क्या आप गैस के उसके जिम्मेदार थे कि ऑक्सीजन की सप्लाई का जिम्मेदारी आप पर थी क्या?
असल में मुझे लगता है कि जो उस रात मैं पहुंचा था और बाकी लोग नहीं आए थे, हालांकि जूनियर डॉक्टर्स तो थे ही, तो जो मीडिया ने जो एक पिक्चर बना दी मसीहा की, फरिश्ता की, वो उसको उस वजह से मुझे इसमें लगा, वरना तो मैं प्रोबेशन पीरियड में था। उत्तर प्रदेश पब्लिक कमीशन के रूल्स होते हैं जिसमें 2 इयर्स का प्रोबेशन पीरियड होता है, ना आपकी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होता है ना फाइनेंशियल पावर होता है। यहाँ तक इल्ज़ाम लगाया कि मैं सिलेंडर चुरा के अपने प्राइवेट क्लिनिक ले जाता था। 200 फीट का टैंक है और लिक्विड ऑक्सीजन को चुरा के ले जाना मतलब एक सुपरमैन की तरह काम करता है। वाइस प्रिंसिपल, मुझे आज भी याद है कि एक टाइम्स नाउ में एक रिपोर्टर थे, अब तो वो छोड़ के चले गए, अर्णव गोस्वामी साहब, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे 70 बच्चों का कातिल। जब मैंने वाइस प्रिंसिपल बीआरडी मेडिकल कॉलेज, जब मैंने आरटीआई डाली तो पता चला वाइस प्रिंसिपल की कोई पोस्ट ही नहीं है। मुझे सुपरिटेंडेंट बना दिया गया, मुझे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना दिया गया। तो जिसको जो आया उस वक्त एक दिल्ली और मुंबई में बैठे हुए मीडिया हाउसेस ने जो सोशल मीडिया से खबरें निकाली, जो आजकल का चलन हो गया है, उस हिसाब से मुझे गुनाहगार बना दिया गया। तो इस पूरे मामले में परिवार के साथ क्या मामला आया, क्योंकि उसके बाद मालूम चला कि आपके परिवार को भी निशाना बनाया गया मीडिया के ज़रिए भी और वहाँ भी लोगों की सरकार के द्वारा, इसको ज़रा। ये कहते हैं कि प्रिजनर्स फैमिलीज़ आर द फॉरगेटन विक्टिम्स ऑफ दिस। तो किसी के भी साथ होता है और मेरी पूरी फैमिली, मैं नहीं पूरी फैमिली ने सफ़र किया है। आपको याद होगा कि 10 जून 2018 को रमज़ान के दिन के थे और भाई गया था अम्मी जान के लिए चप्पल लेना, और उसको गोली वहाँ मारी गई थी जहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मौजूद थे 500 मीटर की दूरी पे। और आज 3 साल हो गए हैं, न कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ, न कोई अरेस्ट हुआ, न कोई जांच हुई है। तो इसके अलावा जो है भाइयों का बिज़नेस ख़त्म हो गया, हम लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, तो तकलीफ़ें बहुत हुई हैं। पर सबसे ज़्यादा तो मैं कहता हूं कि अगर जब मुझसे पूछा जाता है कि 4.5 साल के इसमें जो है योगी जी ने आपको सबसे ज़्यादा जो दर्द दिया है, तो वो बता दूं कि 500 दिन का जेल नहीं है, ये सारी प्रॉब्लम नहीं है, सस्पेंशन नहीं होता, ये सब मतलब ये मैं अपने आप को कहता हूँ शायद अल्लाह इम्तिहान लेता है और कुछ आजमाइश होगी। पर जब मैं पढ़ता था तो मेरे टीचर कहते थे तुम माइलस्टोन यू विल लर्न व्हेन यू विल बिकम अ फादर। कब बच्चा पहली बार चलता है, कब सीढ़ी चढ़ता है, कब दौड़ता है, कब बोलता है। मेरी बच्ची जब 11 महीने की थी तब मुझे जेल भेजा गया, और जब 9 महीने बाद मुझे आया तो वो बोलती थी, दौड़ती थी, सब करती थी, पर वो अब्बू जान को नहीं पहचानती थी। दूसरी बार जब NSA में किया था तब 8 महीने का था मेरा लड़का, और जब वापस आया तो वो मुझे नहीं पहचानता था, वो सब कुछ वो करता था। तो वो लम्हे मेरे ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आ सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा दर्द जो है, अम्मी जान को जब कहते थे कोरोना में कि 65 साल के लोग जो है घर से बाहर नहीं निकले, तो अम्मी जान को अलीगढ़, इलाहाबाद और दिल्ली के चक्कर लगाने पड़े। मुझे रासुका लगा दिया था उसमें बाहर निकालने में। आमतौर पर सवाल आता है लोगों का कि आखिर योगी जी आपको ही क्यों टारगेट कर रहे हैं, क्यों निशाना बना रहे हैं? नहीं, मैंने बताया ना कि ये 2 वजह है। जो सरकार के मंत्री इसमें शामिल थे उनको बचाने के लिए, सरकार के जो ऑफिसर शामिल थे उनको बचाने के लिए सारा किया जा रहा है। बस ये है कि डॉक्टर कफील क्वेश्चन पूछते हैं और वो उनको बुरा लगता होगा। मेरा अपना ये मानना है कि मेरी अम्मी जान कहा करती थी कि जुल्म करने वाले से ज़्यादा जुल्म सहने वाला होता है। आपके सामने अगर किसी के साथ गलत हो रहा हो, अगर आप चुप हो तो आप भी गुनाहगार हो। तो इसलिए बोलना है, ज़रूरी है, और आप लोगों से ही सीखा है। तो बोलते एक ऑर्डिनरी इंडियन सिटीजन के हिसाब से अगर इनजस्टिस हो रहा है तो उसके खिलाफ खड़ा होना होगा। और ये भी कहा जाता रहा है आपके बारे में कि चूँकि आप सरकार को डायरेक्ट निशाना बनाते हैं, अलग अलग सभाओं में आप सरकार के खिलाफ, खासकर योगी सरकार के खिलाफ बोलते हैं, और एक डॉक्टर का जो दायरा है आप उसको लांघने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए शायद आपको निशाना बनाए। आपको क्या लगता है? जब मुझे STF ने पकड़ के मुंबई से अलीगढ़ लाई थी तो मुझे अलग अलग बिल्डिंगों में ये नंगा करके मारते थे, और मुझे नहीं लगता वो ऑफिस STF थे। मुझे तो लगता है कि क्योंकि दारू पिए हुए मतलब ड्रंक रहते थे और मारते थे तो लगातार मारते थे। वो भी यही बात कहते थे कि तुम्हारे सारे खून में होता है ये, तुम जो है डॉक्टर होकर CA के खिलाफ क्यों बोल रहे हो। जिस स्पीच को इन्होंने भड़काऊ कहा उसको हाई कोर्ट ने कहा है कि देश तोड़ने वाली स्पीच नहीं थी, देश जोड़ने वाली थी। माई स्पीच वॉज अबाउट इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया। तो आप ये जो देश की एकता की बात कर रहा है उसको उस तरह से लिया जाए तो उसके लिए नहीं कहा जाता। लेकिन
सीए हो चाहे सीए पे तो हम लोग तो चुप ही थे जब हमारे होम मिनिस्टर ने कहा क्रोनोलॉजी सीए के बाद एनपीआर आएगा, एनपीआर के बाद एनआरसी आएगा। और हमने देखा था कि आसाम में किस तरह से ना सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को, बहुत से लोग जो बेचारे गरीब थे, जो ठेला लगाते थे, रिक्शा जिनके पेपर्स लेते, वो भी है। तो ऑल ओवर इंडिया में ये चीज़ें होती हैं, इसलिए हमने बोलते थे। और रही बात तो कि एज ऑर्डिनेंस सबको बोलना चाहिए। अगर देश में कुछ, अगर आपको देश की तरक्की के लिए करना है, अपने देश के बारे में सोचना है, तो देश की जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ तो आवाज़ उठानी होगी। ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमें राइट दिया गया है। सस्पेंशन बहाली की बात चल रही थी लगातार, इससे पहले आपका इंटरव्यूज़ में अभी आपने कहा था, लेकिन ये जो अचानक टर्मिनेट कर दिया गया है, आपको क्या लगता है कि आगामी उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है उसको देखते हुए कुछ ये फैसला लिया गया है? देखिए, फैसला उन्होंने क्यों लिया है वो तो वो बता पाएंगे, लेकिन मुझे जो प्रोसीजर था वो फिशी है। इंस्टेड ऑफ इन्फॉर्मिंग मी दे इन्फॉर्म द मीडिया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी खुद जो न्यूज़ पे रिपोर्टर्स को बुला के बोलते हैं कि मैंने इनको गिल्टी पाए गए हैं, इनको नौकरी से निकाला जा रहा है। कोर्ट में पेपर नहीं जमा करते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो 2 महीने में लगने वाला है। योगी जी 4-5 महीने में जाने वाले हैं। तो जाने से पहले उन्होंने शायद जो है ये अब आपको कह सकते हैं पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं लोग। लेकिन कहते जब से मैं बीआरडी से बाहर गया, बहुत से लोग क्यास लगाते हैं कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूँगा। 4 साल हो गए मैंने नहीं ज्वाइन किया। इस पूरे 4 साल की प्रक्रिया में जो इस तरीके से आपको परेशानी का सामना करना पड़ा सरकार के द्वारा, सरकारी तंत्र के द्वारा, सरकारी संस्थाओं के द्वारा, इस पे क्या प्रतिक्रिया आप देंगे? सिस्टम बहुत इन्फिल्ट्रेट हो गया है। बहुत बड़ी घटना नहीं है, रिसेंट की घटना आप देख लीजिए किस तरह से एक इंडियन कैप्टन के, क्रिकेट टीम के कैप्टन को 10 महीने की बच्ची को रेप की थ्रेट दी जाते हैं। लोग जो है ट्विटर पे ट्रेंड दिलाते हैं कि इंडिया हार जाए। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच में इंडिया का जब विकेट गिरता है तो लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो एक तरह से जो नेशनलिज्म और सूडो नेशनलिज्म की बात हो रही थी वो चीज़ें अब हट गई हैं। अब नेशनलिज्म की बात ही नहीं होती, अब हिंदुज़म और हिंदुत्व की बातें होती हैं। और उसको भी इस तरह से परोसा जा रहा है रीजन के नाम पे कि मैं कहता हूँ अफीम की तरह लोगों को नशा में की तरह डुबो दिया गया है। आपको बताऊँ, मैं जब एक सुनामी आई थी अप्रैल मई में पूरे इंडिया में, और जब लाखों की नंबर्स में लोगों की डेथ हुई कोरोना की वजह से, तो हमने एक डॉक्टर्स ऑन रोड कैंपेन चलाया था। और हम गांव-गांव हमने करीब 100 दिन चलाए। जब गांव में जाते थे लोग कहते थे कि डॉक्टर साहब दवा नहीं दीजिए, खाना दीजिए। हम तो 1.5 साल से नौकरी छूट गई है, हम महंगाई इतनी हो गई है, खाने भूख से मर रहे हैं। लेकिन जब शाम को बैठते थे तो कहते थे नहीं, जो है जो कि मोदी जी की, योगी जी की बात नहीं है, मोदी जी की बात है, वो राम जी को छुड़ा के लेके आए। बताइए, अब उनको ये दिमाग में डाल दिया गया है कि कांग्रेस ने 75 साल तक राम जी को बंद करके रखा था, भगवान को कोई बंद करके रख सकता है? तो इस तरह का एक कहिए कि लोगों को रैबिट होल थे, टनल विजन की तरफ डाल दिया गया, सोचने समझने की शक्ति को प्रदूषित कर दिया गया, पोल्यूटेड कर दिया गया। उस पर भी ज़रा आप बात रखिए, जो आप डॉक्टर्स ऑन रोड का एक मुहिम चलाए, आप देश भर में अलग अलग राज्यों में गए, बरसात में और तमाम अलग अलग मौसम में, उसका क्या अनुभव रहा? और आपको जो बेसिक जो हेल्थ फैसिलिटी है उस पर आप क्या कहेंगे, कैसी है आप पाए वहाँ पे क्या? देखिए, मैंने कहा था कि इट्स नॉट कोविड-19 विच हैज़ एक्सपोज द आवर हेल्थ सिस्टम, विच हैज़ बिकॉज ऑफ कोविड-19 आवर हेल्थ सिस्टम इज़ नॉट कोलैप्स। COVID-19 has just exposed the already collapsed health system। ये बात सिर्फ मोदी जी की नहीं है, पिछले 75 साल से जो भी सरकारें आई हैं उस सब ने जो बेसिक का हमारी स्वास्थ्य सुविधा है उसको निगलेक्ट किया है। और आपका ये जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो होता है, जो बैकबोन होता है हेल्थ सिस्टम का, वो पूरी तरह से टूटा हुआ है। और ख़ासकर जो नॉर्थ इंडिया का जो कहते हैं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सारे, आप साउथ चले जाइए, आप केरल, और अगर आप इसकी कंपेयर करिएगा यूपी के इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का, तो 6 और 46 का डिफरेंस है। तो इतनी बड़ी डिफरेंस है, हेल्थ सिस्टम ना के बराबर है। मैंने ये बात कही थी कि जब सुनामी आई थी इंडिया में, तो दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, अहमदाबाद, लखनऊ, कानपुर के लोगों को जो एलाइट क्लास था उसको पहली बार लगा कि हेल्थ सिस्टम जो है वो भी कोई चीज़ होती है, वरना हमेशा उसे कमोडिटी के फॉर्म में लेते थे। सोचते थे जहाँ भी पैसा फेंकेंगे अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल मिल जाएगा, अच्छे से अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा।
उन लोगों ने उन 15-20 दिनों में वो चीज़ झेली, उनको बेड नहीं मिले, उनको दवा नहीं मिली, उनको ऑक्सीजन के लिए स्ट्रगल करना पड़ा, जो हमारी 70% जनता रोज़ झेलती है। आप तो अभी त्रिपुरा में आए हैं, होके आए हैं, आप देखिए जो हमारा नॉर्थ बेल्ट है, किस तरह से अगर किसी गांव में कोई किसी की डिलीवरी होनी है, किसी को इमरजेंसी हार्ट अटैक आ गया, छत से गिर गया, सांप ने काट लिया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो कहाँ जाएगा? उसको प्राइमरी हेल्थ सेंटर जाता है, वो रात में बंद मिलता है, उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाता है, जहाँ से उसको मेडिकल कॉलेज भी रेफ़र कर दिया जाता है। तो 200 किलोमीटर का वो सफ़र करके जब पहुँचता है तो आधे मर जाते हैं, आधे उसी बेड, उसी दवा और उसी ऑक्सीजन का संघर्ष करते हैं, जो हमने अप्रैल मई में देश में देखा था। आप अपने प्रयासों से किन लोगों तक पहुंचे, कितने लोगों तक, उसको बताएंगे? हमने करीब 250 कैंप कंप्लीट कर चुका हूं जब से मैं बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजेडी के बाद जेल में आया हूं, जेल से बाहर आया, 3 साल हो गए, और हमने करीब 1 लाख लोगों का ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट किया है। और ये अपने पैसे से नहीं किया है, ये भी बता दूं, लोगों ने खुद दवाइयाँ भेजी हैं, लोगों ने खुद जो है ऑक्सीजन कंसनट्रेटर भेजे, लोगों ने खुद जो है सारी वो दिया। हम गांव में जाते हैं, गांव के ही लोग जो है वो अरेंज करते हैं, उन्हीं के घर रहते हैं और अपना कैंप करते हैं। लोगों का एक सवाल ये होता है कि आप जो है गोरखपुर में अपने गृह जनपद और गृह प्रदेश में क्यों नहीं रहते हैं? नहीं, अभी मैं 14 तारीख को 14th of नवंबर चिल्ड्रंस डे पे हम गोरखपुर में ही कैंप कर रहे हैं। हाँ, मैं चूँकि बाहर रहता हूँ, मैं कैंप करते रहता हूँ जहाँ पे, जैसे मान लीजिए बिहार में बाढ़ आ गई, आसाम में बाढ़ आ गई, वेस्ट बंगाल में तूफान आ गया, तमिलनाडु में कुछ हो गया, तो मैं जहाँ पे लोग बुलाते हैं मैं चला जाता हूँ। सरकार से कोई थ्रेट महसूस करते हैं आप? देखिए डरना नहीं आता है, बस डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो डरना नहीं चाहिए। और सरकार तो बहुत कहते हैं पावर इज़ प्योर, पावर इज़ पॉइजनस, तो पावर इज़ समथिंग। मैंने तो एक बात कही थी कि हम सीएम जो है मेरा वो बाल हट पे आ गया है, स्टब एक्टिंग लाइक अ स्टब वन चाइल्ड, वरना चीफ मिनिस्टर और एक डॉक्टर से क्या मतलब स्ट्रगल। कभी इन 4 सालों में कभी आपने प्रयास किया योगी आदित्यनाथ जी से मिलने के लिए? नहीं, मैं तो नहीं मिला हूँ, मेरी वाइफ मिली हैं, मेरे अम्मी जान मिली हैं, मेरे भाई मिले हैं, और हर बार उन्होंने यही कहा है कि न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। अभी आप अगली प्रक्रिया क्या होगी आपकी? जैसे ही फॉर्मल लेटर मिलता है मैं हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊंगा, और अगर नहीं कुछ मिला तो सुप्रीम कोर्ट भी आऊँगा, इंशाल्लाह जीत मिलेगी, मुझे उम्मीद है। आपको उम्मीद है कि आपके साथ जो 4 साल से अन्याय हुआ है जी जी, मुझे जस्टिस, देखिए कुछ भी हो देर से ही सही, लेकिन चाहे 8 महीने बाद, कभी कभी 9 महीने लग गए, लेकिन कोर्ट ने अल्टीमेटली फ़ैसला मेरे हक़ में ही दिया है, ये अल्लाह का करम है। इंडियन टुमारो से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।